friends, so today we are going to talk about in male reproductive system. This is a topic of need. Some extra topic has to be studied, and in this we will be talking about the structure of testes in male reproductive system. So here when we talk about this testes, we know that they are paired oval shaped structure, right? And testes are connected with scrotum sac by a structure called spermatic duct. So you can see that this is what you call it as spermatic duct. So somewhere over here would be that spermatic duct that is connecting the testes with the scrotum sac. Further, let us focus upon over here. The location is scrotum sac, and we know why the testes are located in scrotum sac. It maintains the temperature 2 to 3 degrees Celsius less than the body temperature, and that promotes the process of spermatogenesis, right? तो वो क्यों स्क्रोटम सैक में है, वो क्यों बॉडी के बाहर एक हैंगिंग स्ट्रक्चर में है? तो क्योंकि वहाँ का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बॉडी के मतलब बॉडी के टेम्परेचर से स्क्रोटम सैक का टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है. इस वजह से अब मेल के अंदर टेस्टिस कब डिसेंड होती है, मतलब कब टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, तो हमने देखा था बोर्ड के लेक्चर्स में कि 4th से 5th मंथ में एक्सटर्नल जेनिटलिया का फॉर्म हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है. लेकिन मेल के अंदर टेस्टिस वी कैन से दैट 5th या 6th मंथ में डिसेंड होती है, मतलब स्क्रोटम सैक में कब उतरती है, तो इट इज डिसेंडिंग इन 5th to 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टाइम. मतलब जैसे कि एक मदर है, उसके अंदर बेबी है, वो मेल चाइल्ड है, तो उसके अंदर टेस्टिस कब डिसेंड होगी, जब वो 5th से 6th मंथ की प्रेग्नेंट होगी, तब मेल के अंदर डिसेंड हो जाएगी टेस्टिस. और अगर वो स्क्रोटम सैक में डिसेंड नहीं होती तो उसे हम कहते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म. रिमेंबर, if the testes fail to descend in the scrotum sac, it is known as cryptorchidism, right? और वो मेल इनफर्टाइल होते हैं क्योंकि उनमें प्रोसेस ऑफ जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो नहीं होता. ओके, तो ये हम देखते हैं लोकेशन ऑफ कौन से टेस्टिस, कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व है. नाउ वी नो दैट टेस्टिस इज लोकेटेड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. ये जो ब्लू कलर का है वो स्किन है स्क्रोटम सैक की. उसके अंदर की तरफ एक मसल का लेयर है जिसे हमने कहा है डार्टोस मसल्स. ओके, so dartos muscles and skins that surround the dartos muscles that together forms a structure called scrotum. Okay, तो उसे हमने क्या कहा है, that is called as scrotum. उसके अंदर की तरफ so first layer is skin of testes, skin of scrotum लिखो वो better रहेगा. Okay, फिर बाद में सेकेंड लेयर होता है डॉर्टस मसल, और थर्ड जो लेयर होता है वो है क्रेमास्टर मसल्स. ठीक है, दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज क्रेमास्टर मसल्स. और ये क्रेमास्टर मसल सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन मेल्स के अंदर ही देखा जाता है. सो दीज आर 3 लेयर्स. आउटर लेयर इज स्किन ऑफ स्क्रोटम, सेकेंड इज डार्टोस मसल और स्किन टुगेदर मेक्स द स्क्रोटम सैक. ओके, और अंदर की तरफ है you can say cremaster muscles. ठीक है, और वो स्पर्म को कहीं ना कहीं जब वो कंट्रैक्ट होता है तो स्पर्म को मोटिलिटी देता है. तो what is the function, हमने देखा कि it is somewhere scrotum sac का जो function है it is somewhere regulated with thermoregulation. we know that temperature का regulation करना. तो जब विंटर की सीजन होती है when it is the temperature is really low, उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो डार्टोस मसल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो सपोज अगर ये स्किन है और ये डार्टोस मसल है, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे. ठीक है, तो ये वाला ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसकी वजह से अंदर से क्रेमास्टर मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होगा. राइट, सो क्रेमास्टर मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से टेस्टिस और बॉडी के क्लोज आ जाएगी. और क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो क्या करेगी, अगर टेस्टिस बॉडी के क्लोजर आ जाती है तो हीट लॉस कम होता है. तो रिमेंबर दैट विच आर द 2 मसल्स दैट प्लेज अ वाइटल रोल ड्यूरिंग द सीजनल चेंजेस एंड टेस्टिस को लोकेशन या उसका टेम्परेचर रेगुलेट करने में जो हेल्प करते हैं वो है डार्टोस मसल्स एंड क्रेमास्टर मसल. पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डार्टोस, उसकी वजह से क्रेमास्टर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है.
और जैसे ही क्रोमेस्ट्रो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्या होता है, टेस्टिस बॉडी की तरफ और अंदर चली जाती है ताकि उसका जो बॉडी की हीट है वो उसे भी सप्लाई होती रहे। सो दिस इज अबाउट द लोकेशन। रिमेंबर, अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं होती है तो उसे उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। नेक्स्ट, तो टेस्टिस के स्ट्रक्चर को अगर हम डिटेल में बात करें तो दिस इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, जो आप देख सकते हो, इट इज ऑल कवर्ड, हियर आल्सो इट विल बी देयर। So this is black colored structure और ये outer most covering है, इसे हम कहते हैं tunica vaginalis। Okay, what do we call it as? Tunica vaginalis। और ये जो tunica vaginalis है, it is further made up of 2 layers, ठीक है? And those 2 layers are, this outer layer is called parietal layer और ये अंदर की तरफ जो layer है, which is known as visceral layer। Now the space between this parietal layer and visceral layer is known as cavity। और ये तीन together, that is parietal layer, cavity और visceral layer, तीनों मिलके बनाते हैं tunica vaginalis। So ये जो है इसका सबसे outer layer है, किसका? टेस्टिस का। ये जो हमने बात की, ये स्क्रोटम सेक और उसके मसल्स की बात की है। अब अगर हम टेस्टिस की बात करें तो द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज tunica vaginalis। So it is made up of 2 layers, outer parietal, inner visceral. The cavity between them is also present over here. Up towards the inner side, you can see this blue colored structure. It is known as tunica albuginea। ठीक है? और ये tunica albuginea lobes बना देता है, अंदर ऐसे partitions बना देता है। We call it as testicular lobules, right? Or you can call it as testicular compartments। So ये बना देता है testicular lobules, right? So it is known as testicular lobules। बहुत सारे testicular lobules होते हैं, उसके अंदर ये जो coiled structure है, we call it as seminiferous tubules। और ये हमने बोर्ड के लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बनते हैं जर्मिनल एपिथेलियम से, दूसरा होता है लीडिक सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है, और तीसरे इसके अंदर होते हैं सर्टोली सेल्स जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सो दिस आर लेबल ओवर हियर एज सेमिनिफेरस tubules, right? Further, it is forming this duct-like structure. It leads to a structure called retitestes। एक complex tubular network होता है जिसे हम कहते हैं retitestes, which leads to the vas efferentia। It is known as vasa efferentia। अब vasa efferentia ये coiled duct को lead करती है। This whole structure you can see over here is known as epididymis। What is it called? Epididymis। अब epididymis ऊपर की तरफ ये जो tubules बनाता है, this is what you call it as caput epididymis। What do you call it as? Caput epididymis। तो ये head portion बनाता है। Second is this middle portion, and this middle portion is known as corpus। Okay, corpus। So body of epididymis is known as corpus epididymis, and the last is the tail portion of the epididymis, we call it as cauda epididymis, right? So epididymis के 3 structures होते हैं। The first is called caput epididymis, the second is known as the corpus epididymis, and the third one is known as the cauda epididymis, right? फिर ये नीचे की तरफ से टेल बनके, जो हमने कहा वैस डिफरेंस बनके ऐसे बाहर निकलता है, ठीक है? तो इट इज कमिंग आउट एज अ वैस डिफरेंस, एंड देन वैस डिफरेंस जो पेयर ट्यूब होती है वो आगे जाके एजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। वी नो दैट 3 ग्लैंड उसमें मिलते हैं, सेमिनल वेसिकल्स मिलते हैं, फिर बाद में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो हमने बोर्ड के लेक्चर्स में पढ़ा है। So it is forming those 3 structures. But here you need to remember is what, this is an extra topic, the layer, and this is a structure of epididymis। Epididymis का function क्या है? So it stores sperms।
और जब भी मेल के अंदर सेक्सुअल अरोजल होता है या फिर सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है, ये एपिडिडाइमिस कॉन्ट्रैक्ट होकर स्पर्म्स को आगे पुश करती है, तो स्पर्म्स एंटर इनटू दिस vas deferens and it travels further. So this is about some extra few points to be remembered in the topic of need. Now the next topic we are going to talk about for the need is spermatogenesis. Now in the board level we have studied that the spermatogenesis is the process of formation of sperms and it starts at puberty, right? So you can see that it is the formation of sperms, right? And it starts at puberty. Puberty means sexual maturity पे start होता है कौन सा process? Sperms का formation का process male के अंदर. अब it is further splitted into two processes, that is formation of spermatids and the next one is spermiogenesis, right? तो जो पहला process है we call it as formation of spermatids और दूसरा है spermiogenesis. Spermatids का formation सिंपली 3 phases में डिवाइडेड है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन. मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम जो जर्मिनल एपिथेलियम से निकले हुए सेल्स हैं वो माइटोसिस करते हैं एंड इट फॉर्म्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स 23 पेयर्स, दैट इज 46, तो डिप्लॉयड ही रहेगा 2n से 2n. फर्दर इसका ग्रोथ होगा, मतलब जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं दैट विल ग्रो इन साइज. सो ग्रोथ हमने यहाँ पे लिखा है. ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि उसका जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो ग्रो होगा एंड यू कैन से दैट इट विल हैव एक्स्ट्रा नरिशमेंट और न्यूट्रियल सप्लीमेंट्स इनसाइड दैट. फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट करते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 1 और मियोसिस 2, क्योंकि ये जो डिवीजन है वो गैमेट को हैप्लॉइड बनाते हैं, मैच्योर करते हैं, सो वी कॉल इट एज मैच्योरेशन डिवीजन. ओके, so primary spermatocyte undergoes meiosis 1, it forms secondary spermatocytes, ये n है तो यहाँ पे नंबर होंगे 46, 46, 46, लेकिन n हो गया तो यहाँ पे हो जाएंगे 23 and then it will undergo meiosis 2 and it will form 23 chromosomes over here. So this is about the formation of spermatids. ये हमने already both के lectures में we have studied in detail. But after the formation of the spermatids, right? Spermatids के पास head, middle piece और tail नहीं होता, तो उसको कुछ morphological changes करने पड़ते हैं, shape के अंदर कुछ changes करने पड़ते हैं ताकि वो sperms जैसा दिखे या sperms बने. तो उस process को हम कहते हैं spermiogenesis. तो spermiogenesis क्या है? Morphological differences or differentiation of spermatids into sperm with head, middle piece and tail is known as spermiogenesis. तो ये है spermatid जिसके वो एक नॉर्मल सेल ही है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया और 2 सेंट्रियोल है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कि इसमें से स्पर्म्स कैसे बनता है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर. नाउ ओवर हियर फर्स्ट वी विल सी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ हेड. तो दिस पोर्शन इज नोन एज हेड. दो आई हैव नॉट लेबल, आपको समझना है कि एक्रोसोम एंड दिस न्यूक्लियस टुगेदर फॉर्म्स हेड. देन दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज मिडिल पीस एंड दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज अ टेल. ठीक है, तो सबसे पहले जो वैक्यूल होता है और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दिस टुगेदर मेक्स एक्रोसोम फॉर्मेशन. ओके, और इसके अंदर एक ग्रैन्यूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप होती है, वी कॉल इट एज प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स which are protein in nature. It is produced by Golgi complex और Golgi complex के बीच में वैक्यूल अरेंज हो जाते हैं और उस वैक्यूल के अंदर proacrosomal granules are formed. This proacrosomal granules will form this acrosome. This acrosome is the tip of the sperm. It is form of enzymes called hyaluronidase. Most important, hyaluronidase, sperm lysine and corona penetrating enzyme. Remember, तो एक्रोसोम के अंदर मेन एंजाइम जो होता है वो है ह्यालुरोनिडेज, CPE.
कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और स्पर्म लाइसिन, ये बना एक्रोसोम। नेक्स्ट आया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में चेंजेस होते हैं, इट विल बिकम लार्ज, फ्लैट एंड इसके अंदर होगा मेल का डीएनए जो हैप्लॉइड कंटेंट होगा, मतलब 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, आइदर एक्स और वाई। देन नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया और प्रॉक्सिमल मतलब पहले वाला ये, और डिस्टल मतलब बाद में वाला, सो दिस इज दिस, राइट। So proximal centriole and mitochondria together forms this middle piece. यहाँ पे ये centriole आ जाएगा और ये mitochondria. इसे हम नेबनकन भी कहते हैं. Remember that it is also known as नेबनकन. Okay, so middle piece में जो mitochondria ऐसे wind हो जाता है. The mitochondria gets winded around the middle piece and that is known as नेबनकन. Okay, so it is called as नेबनकन. So ये middle piece का function क्या है? Because it is having mitochondria, it will supply energy to the sperm so that it can swim faster. Okay. और next ये जो distal centriole है, दूर वाला centriole, this will form this tail, which will give motility to the sperms. So ultimately spermiogenesis is what? Spermiogenesis is like this cell organelles is getting differentiated into the structure of sperm called head that contains what you can say acrosome, that is the tip of the sperm. Second is the nucleus. These two things together forms this whole portion is known as head. This portion is known as middle piece, also called as nebenкон, and this portion is called as tail. So this process is known as spermiogenesis. So basically this is what you need to remember as an extra point for the NEET, right? So this is all about the process of spermatogenesis in male.